हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए में। और मैं हूं आपका दोस्त सीए आशीष गुप्ता। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 के अकाउंट सब्जेक्ट में सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 जो कि है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका क्लास 12 का अकाउंट सब्जेक्ट में आपका चैप्टर नंबर 7 जो कि है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इस लेक्चर में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे, सारी चीज़ें बेसिक से समझेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है उसके बारे में, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 है, जो कि पेज नंबर 251 पे आपका ये टॉपिक स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे मेन स्क्रीन पे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखते हैं कि कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर, इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक तो ऐसा तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही एक ईजी टॉपिक है, और ये एक काफ़ी अच्छा स्कोरिंग टॉपिक भी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करते हैं हम लोग इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं, पहले वो चीज़ समझते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपका हमारा आज का लेक्चर का कंटेंट क्या है वो पहले हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाते कैसे, उसका फॉर्मेट कैसा होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वो चीज़ हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या चीज़ें होती है, कंटेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो वो चीज़ें हम लोग समझेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या चीज़ें होती है। उसके बाद हम लोग समझेंगे एक टॉपिक है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। एंड उसके बाद हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद एक टॉपिक है आपका जिसमें हम लोग ड्यू डेट के बारे में समझेंगे कि कैसे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट में कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर एंड डिसऑनर ऑफ बिल। तो ये टोटल 8 टॉपिक्स हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी ध्यान से समझना, क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ें बेसिक से समझेंगे, हर एक चीज़ों को कंसेप्चुअली समझेंगे। हम लोग कोई भी चीज़ रट्टा नहीं मारेंगे, कोई भी चीज़ को बाय हार्ट नहीं करेंगे। हम लोग सभी चीज़ों को एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं सबसे पहले हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के मतलब के बारे में। तो हम लोग का सबसे पहला चीज़ है जो कि है मतलब। हम लोग को सबसे पहला मीनिंग समझना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हम लोग सबसे पहले क्या कवर कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले मीनिंग को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको काफ़ी बेसिक्स में लेके जाता हूं और काफ़ी बेसिक्स में से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हमारा जो स्ट्रीम है वो क्या है, हमारा जो स्ट्रीम है वो है कॉमर्स। हम कौन से स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग कॉमर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा स्ट्रीम क्या है, कॉमर्स। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है, तो काफ़ी सारे बच्चे लोगों को नहीं पता होता है कॉमर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉमर्स का बेसिक मतलब क्या होता है, अगर मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कॉमर्स मतलब होता है ट्रेड। और अगर मैं इसे और आसान भाषा में बोलूं तो ट्रेड मतलब क्या होता है, बेसिकली बिजनेस। तो यहाँ पे कॉमर्स का एकदम बेसिक मतलब अगर मैं समझूं तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, बेचते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, बेसिकली जब कभी भी आप कोई चीज़ खरीदते हो, उसको बेचते हो, वो क्या होता है, आपका बिजनेस होता है। अब जाहिर सी बात है, हम कॉमर्स में क्या चीज़ें पढ़ते हैं, हम लोग कॉमर्स में बिजनेसेस के बारे में पढ़ते हैं, बिजनेसेस के अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है, जो कि ये सब्जेक्ट हम लोग बात करते हैं अकाउंट्स। जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स। हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में हम लोग क्या चीज़ें समझते हैं, जो भी बिजनेस में हमारे जो भी लेन देन होते हैं, बिजनेस में जो भी हमारे लेन देन होते हैं, वो चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, वो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं अकाउंट्स में। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो भी बिजनेस में जो भी पैसे का लेन देन होता है, वो सारी चीज़ें आपके कहाँ पे आते हैं, अकाउंट्स में आते हैं, जिसमें हम लोग समझते हैं कि कैसे जो भी ट्रांजैक्शंस है
वो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं और उसके रिकॉर्ड करने से उसके फाइनलाइजेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइजेशन करने तक का सारा प्रोसेस हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा बिजनेस का मतलब, और हमने समझा कि बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, अकाउंट्स में। अब बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। तो बिजनेस में जो भी मेरे लेन देन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अब देखिए जनरली क्या होता है बिजनेस में, ट्रांजैक्शन जनरली दो किस्म की होती है। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को बोलूं तो जनरली ट्रांजैक्शन मेरा दो किस्म का होगा बिजनेस में। मैं अगर कभी भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन करता हूं, चाहे वो छोटा ट्रांजैक्शन हो या बड़ा ट्रांजैक्शन हो, तो जनरली ट्रांजैक्शन दो किस्म की होती है। सबसे पहला होता है कैश ट्रांजैक्शन, सबसे पहला होता है कैश ट्रांजैक्शन, और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहां पे काफी ध्यान से समझना दोनों चीजों को। तो जितने भी बिजनेस में हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी बिजनेस में लेन देन होते हैं, जितने भी बिजनेस में डील्स होते हैं, वो सारे जनरली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब देखिए कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। कैश ट्रांजैक्शन एकदम बेसिक मतलब क्या होता है कि आपने, सपोज मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने किसी कस्टमर को कोई गुड्स बेचा या कोई प्रोडक्ट बेचा और सामने वाले ने मेरे को तुरंत रोकड़ा पैसा दे दिया, मतलब मेरे को सामने तुरंत, मैंने गुड्स बेचा और मेरे को सामने तुरंत पैसा मिल गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। उसको हम लोग बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। जहां पे मुझे पेमेंट इमीडिएटली मिल जाता है उसको मैं क्या बोलता हूं, कैश ट्रांजैक्शन। या तो आप सब एकदम इजी लैंग्वेज में बोलूं तो ये आपको जहां पे रोकड़ा पैसा मिलता है उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं कैश ट्रांजैक्शन। तो ये हमने समझा कैश ट्रांजैक्शन के बारे में। अब दूसरा प्रकार का जो ट्रांजैक्शन होता है बिजनेसेस में वो होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा ट्रांजैक्शन होता है मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसको मैं बोलता हूं उधार। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, बेसिकली वो ट्रांजैक्शन होता है जहां पे सामने वाला, मैं किसी को गुड्स बेचता हूं, वो मुझे तुरंत पैसे नहीं देता है बल्कि मुझे वो बाद में पैसे देता है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, जहां पे पेमेंट इमीडिएटली इन्वॉल्व नहीं है बट एट अ लेटर स्टेज, मतलब सामने वाला तो मुझे पैसा देगा बट वो बाद में देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहां पे क्या होता है, पेमेंट इज मेड एट अ लेटर स्टेज। देखिए तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का हम लोगों ने मतलब समझा, जहां पे पेमेंट तुरंत इन्वॉल्व नहीं है बट एट अ लेटर स्टेज, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और जनरली क्या होता है बिजनेसेस में ज्यादातर आज के डेट में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मोस्टली क्रेडिट के ही ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, जिसके साथ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो आपको सामने तुरंत कैश दे दे। या तो जनरली क्या होता है बड़े बड़े बिजनेसेस में क्या होता है, जनरली वहां पे क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होता है। सामने वाला जो पार्टी होता है वो एक टेन्योर के बाद, जैसे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, बेस्ड ऑन हिज वर्किंग कैपिटल, वो सामने वाले सेलर को पैसा देता है। तो ये होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने समझा क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब जो भी उधार के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, या तो जहां पे पेमेंट इमीडिएटली इन्वॉल्व नहीं है बट एट अ लेटर स्टेज वो पेमेंट सामने वाला बंदा सेलर को देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहीं पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक कॉन्सेप्ट आता है, जो कि जनरली हम लोग के क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होता है। तो इसे हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है और इसको क्यों बनाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसे हम लोग एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, उसे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। तो जैसा कि हमने अभी समझा कि मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का मैंने मतलब समझ लिया, अब इसी से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इस एग्जांपल को काफ़ी ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए 2 पर्सन हैं, हम अज्यूम करते हैं यहां पे 2 पर्सन हैं। एक है मिस्टर जेठालाल और दूसरा है पोपटलाल। तो यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि 2 पर्सन हैं, एक है मिस्टर जेठालाल और दूसरा है पोपटलाल, और ये दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये दोनों क्या है, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि जेठालाल की, हम लोग अज्यूम करते हैं जेठालाल की क्या है, एक मोबाइल की दुकान है, जेठालाल की एक मोबाइल शॉप है।
और पोपटलाल वैसे ही हमारे जैसा नॉर्मल आदमी जिसकी कोई दुकान उकान नहीं है। तो अचानक क्या होता है, एक दिन पोपटलाल अचानक ऐसी घर बैठ के टीवी देख रहा था, अज्यूम कीजिए आईपीएल का सीजन चल रहा है और अचानक वो घर बैठ के आईपीएल देख रहा था। तो अचानक उसको टीवी पे एक ऐड दिखता है आईफोन 14 का। अचानक क्या होता है, उससे एक टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दिखता है जो कि है आईफोन 14 का। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोपटलाल को एक ऐड दिखा टीवी पे आईफोन 14 का, और जाहिर सी बात है उसको क्या हो गया, मन में इच्छा जगी, उसके मन में एक इच्छा जगी कि मुझे भी आईफोन 14 लेना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोपटलाल के मन में इच्छा जगी कि उसे आईफोन 14 लेना है, क्योंकि जनरली जाहिर सी बात है ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब कभी हम लोग कोई चीज़ देखते हैं और हमें पसंद आ जाती है तो हम लोग को क्या है कि भाई मुझे ये चीज़ लेना है तो लेना है। तो उसी तरीके से पोपटलाल के भी मन में एक डिज़ायर हुआ, एक इच्छा जगी कि मुझे आईफोन 14 न्यूली जो अभी लॉन्च हुआ है वो मुझे किसी भी हालत में लेना है। अब पोपटलाल क्या करता है, अब उसको दिमाग में आता है कि उसका एक फ्रेंड है जो कि जेठालाल, उसकी मोबाइल की दुकान है, तो मैं उसके दुकान में जाता हूँ और उसके दुकान से मैं आईफोन 14 परचेस करता हूँ। तो पोपटलाल क्या करता है, तुरंत जाता है जेठालाल के पास जो कि उसका खास दोस्त है, और उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि अरे जेठालाल, तेरे दुकान में आईफोन 14 है क्या? तो जेठालाल बोलता है हाँ है मेरे पास आईफोन 14। तो बोलता है कि यार मुझे आईफोन 14 लेना है, तो कितने में पड़ेगा मुझे? तो जेठालाल बोलता है यार तू तो मेरा खास दोस्त है, देख ऐसे तो मार्केट में इसका भाव ज़्यादा है, लेकिन तू अपना जिगरी दोस्त होने के नाते मैं तुझे आईफोन 14 कितने का दूंगा, 50,000 रुपये का दूंगा, 50,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोपटलाल के मन में इच्छा जगी कि उसके आईफोन 14 लेना है, तो वो जेठालाल के शॉप पे जाता है और आईफोन 14 की डील करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जेठालाल ने बोल दिया कि भाई तुझे आईफोन 14 में 50,000 में दूंगा, भले उसका मार्केट प्राइस कुछ भी हो, हम अज्यूम करते हैं 50,000 में उनकी डील हो गई। अब लेकिन पोपटलाल क्या बोलता है, देख भाई मेरे पास अभी फ़िलहाल पैसे नहीं हैं, मैं तुझे पैसे अभी तो फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे पैसे 2 महीने बाद दे दूंगा, जब मेरी सैलरी आएगी तब मैं तेरे को 2 महीने बाद पैसे दूंगा। तो जेठालाल बोलता है ठीक है, तो अपना दोस्त है तो दोस्त होने के नाते मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो जेठालाल क्या करता है, उसको बदले में आईफोन 14 जो मोबाइल था, अज्यूम करते हैं ये मोबाइल है, ये पोपटलाल को दे देता है। बदले में पोपटलाल क्या प्रॉमिस करता है उसको कि मैं तुझे पैसा, मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है, मैं तुझे पेमेंट जो भी 50,000 का जो भी हमारा एग्री हुआ है 50,000 रुपीज़, वो मैं तुझे 2 महीने बाद दूंगा, 2 मंथ्स लेटर। और हम अज्यूम करते हैं जब जिस दिन पोपटलाल जेठालाल के पास गया था उस दिन की डेट है, अज्यूम करते हैं हम 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल को पोपटलाल जेठालाल के पास से एक आईफोन 14 परचेस करता है, 50,000 रुपीज़ की उन दोनों के बीच में डील होती है। और यहाँ पे जेठालाल ने एग्री किया था कि वो उसे 2 महीने के क्रेडिट पे ये मोबाइल दे रहा, 2 महीने बाद पोपटलाल उसे पैसा दे देगा। तो यहाँ पे पोपटलाल ने क्या एग्री किया, 2 महीने बाद वो उसे पेमेंट दे देगा। तो यहाँ से अगर मैं 1 अप्रैल 2023 से 2 महीना काउंट करी तो जो कि आता है मेरा 1 जून 2023। तो पोपटलाल ने क्या बोला कि मैं तुझे 1 जून 2023 को मैं ये 50,000 रुपये मैं तुझे दे दूंगा। तो ये हो गया। और ये जैसे कि आप देख सकते हो ये ट्रांजैक्शन कौन से टाइप का हुआ, ये ट्रांजैक्शन हो गया मेरा क्रेडिट टाइप का, क्योंकि यहाँ पे जेठालाल ने क्या किया, उसे गुड्स उधार में बेचा, और जेठालाल इस केस में क्या है, हमारा सेलर है और पोपटलाल हमारा बायर है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पिक्चर क्लोज होता है यहाँ पे, जहाँ पे इन दोनों के बीच में डील होती है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे पिक्चर के सेकेंड पार्ट में, जो कि है 2 महीने बाद। 2 महीने बाद जो कि हमारा डेट आता है 1 जून 2023। तो यहाँ पे हम लोग 2 महीने बाद जो कि हमारा 1 जून 2023 को क्या होता है कि जेठालाल जो हमारा पर्सन है वो क्या करता है, वो पोपटलाल को फ़ोन करता है। तो जेठालाल क्या करता है, पोपटलाल को कॉल करके बोलता है अरे पोपटलाल तुझे कुछ याद है? तो बोला याद तो कुछ, मतलब याद का मतलब क्या होता है? बोला अरे आज की डेट तुझे याद है? तो बोला हाँ आज की डेट 1 जून है। तो बोला अरे भूल गया, तूने 2 महीने पहले मेरे से मोबाइल परचेस किया था और तूने मुझे बोला था कि 2 महीने बाद मैं तुझे पेमेंट दे दूंगा। तो आज का वो दिन है, 2 महीना कंप्लीट हो गए हैं, आज वो 1 जून की डेट है जहाँ पे तुझे मुझे 50,000 देने का बनता है, तुझे मुझे 50,000 देने का बनता है जो तूने मेरे से आईफोन 14 परचेस किया था। तो बदले में पोपटलाल क्या रिप्लाई देता है, कौन से 50,000, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। तो बदले में पोपटलाल क्या बोलता है, पोपटलाल का रिप्लाई क्या आता है
कौन से पैसे? उसके रिप्लाई क्या आता है, कौन से पैसे? मैं तो कुछ जानता ही नहीं, ना हमारे बीच में कोई ऐसी डील हुई थी। तो अरे फिर बदले में जेठालाल क्या बोलते हैं, अरे 2 महीने पहले तू मेरे पास आया था सामने से चल के और तूने मेरे से एक मोबाइल परचेस की थी, बोला कि मैं तुझे 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, और आज तू इनकार कर रहा है, आज तू बोल रहा है कि मैंने ऐसा कुछ तेरे से परचेस ही नहीं किया था। तो पोपटलाल फिर भी नहीं मानता है। पोपटलाल क्या बोलता है, नहीं मैं तो तेरे को जानता ही नहीं और ना मैंने तेरे से कोई मोबाइल परचेस किया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जेठालाल के साथ क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे जेठालाल के साथ क्या हो गया, यहाँ पे जेठालाल के साथ गलत हो गया। क्यों बताओ? क्योंकि जाहिर सी बात है, पोपटलाल ने यहाँ पे 2 महीने पहले जेठालाल से मोबाइल परचेस किया था और बोला था कि मैं तुझे 2 महीने बाद पैसे जो भी इसके बनते हैं वो मैं तुझे दे दूंगा। बट अभी क्या हो रहा है, वो 2 महीने बाद जो डेट आती है उस डेट पे क्या करता है सामने वाला बंदा, जो पोपटलाल था, जो हमारा बायर था, वो सामने वाले बंदे को इनकार कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुझे जानता ही नहीं, या तो वो कुछ भी रीज़न दे सकता है कि मैंने तेरे को साहब ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, या कोई भी रीज़न देता है। तो बट हमारे केस में क्या बोलता है कि वो बोलता है कि कौन सा पैसा, मैं तो तुझे जानता ही नहीं। तो यहाँ पे जेठालाल क्या बोलता है, यार तूने मेरे दोस्ती का गलत फायदा उठाया है, क्योंकि दोस्ती के नाते मैंने तुझे क्या किया था, 2 महीने के लिए उधार के लिए जो भी पैसा था मैंने तेरे को उधार के लिए दिया था मोबाइल। तूने मेरे को बोला था कि 2 महीने बाद मैं तुझे पैसे दे दूंगा, और अभी तू उस चीज़ से इनकार कर रहा है। तो बोला, फिर भी पोपटलाल अपने वर्डिंग से चेंज नहीं होता है। वो बोलता है कि मेरे को तेरे को कोई पैसे देने की बात ही नहीं आती, और ना मैं तेरे से कोई मोबाइल परचेस किया था। तो लेकिन जेठालाल फिर भी वो बात नहीं मानता। जेठालाल बोलता है कि नहीं, तूने मेरे से मोबाइल परचेस किया था। तो फिर पोपटलाल क्या बोलता है, तेरे पास कोई प्रूफ है क्या, तेरे पास कोई प्रूफ है क्या कि मैंने तेरे से मोबाइल परचेस किया था और 2 महीने बाद मैंने एग्री किया था कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा? तो जेठालाल का आंसर आता है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जेठालाल ने जब भी उसको माल बेचा था तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो अब मुझे बात बताओ, कल उठ के जेठालाल कोर्ट में जाके केस कर सकता है क्या पोपटलाल पे? कोर्ट में जाके केस कर सकता है क्या, या कोर्ट में जाके कोई सूट फाइल कर सकता है क्या अगेंस्ट पोपटलाल? आंसर है नहीं। क्यों? बिकॉज कि जेठालाल के पास कोई प्रूफ ही नहीं है। जेठालाल के पास कोई प्रूफ ही नहीं है, क्योंकि बिकॉज जब कभी भी आप कोई कंप्लेन लिखाने जाओगे, कोर्ट में जाओगे, तो आपको सामने एक एविडेंस देना पड़ता है, आपको राइटिंग में कुछ डॉक्यूमेंट या एविडेंस कुछ भी देना होता है, तभी सामने वाला कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन करेगा। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ, जेठालाल के पास कोई भी प्रूफ नहीं था, इसके लिए क्या होगा, जेठालाल सर यहाँ पे जेठालाल केस हार जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली बिजनेस में हम लोग एक राइटिंग में डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिजनेस में मेरे डे टू डे बेसिस पे कई सारे क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे कि ये ऊपर वाला जो हमारा ट्रांजैक्शन था, ये भी एक टाइप का क्रेडिट का ही ट्रांजैक्शन था, जहां पे सामने वाले बंदे ने एग्री किया था कि मैं तुझे 2 महीने बाद पैसे दूंगा। तो उसी तरीके से बिजनेस में डेली बेसिस पे काफी सारे क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उधार के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो अगर उस केस में मैं अगर कोई डॉक्यूमेंट या कुछ राइटिंग में सामने वाले बंदे से ना लूँ, तो फिर तो मेरा बिजनेस ऐसे भी डूब जाएगा, क्योंकि सामने वाला कल उठ के मना कर देगा कि मैंने तेरे से कोई माल परचेस नहीं किया, या मैंने तेरे को ऑलरेडी कैश में पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर के साथ गलत हो जाएगा, ये जो हमारा सेलर है उसके साथ गलत हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपली क्या होता है, एक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, एक जनरली एक पेपर पे क्या करता है, वो बेसिकली जो भी सामने वाले बंदे को जो उसने क्रेडिट में उधार में गुड्स बेचा है और उसको सामने जो भी पैसा लेने का बनता है, वो क्या करेगा, एक पेपर पे पूरा चीजें लिखेगा और सामने वाले बंदे से साइन ले लेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, सामने वाले के पास एक प्रूफ हो जाएगी कि कल उठ के वो बंदा जो बायर है वो अगर मना करता है कि पैसे देने के लिए, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ भाई मेरे पास ये प्रूफ है कि तूने मेरे से उधार पे ये माल परचेस किया था और मुझे तुझसे इतने पैसे लेने हैं। तो यहाँ पे सेलर क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसी को हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अगर मैं इसी एग्जांपल को कंसीडर करूँ, तो जेठालाल अगर कल उठ के फ्यूचर में गुड्स बेचेगा पोपटलाल को, और अगर उधार में कोई भी चीज़ बेचेगा, तो वो क्या करेगा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा जिसमें वो क्लियरली लिखेगा कि मुझे सामने वाले से कितना पैसा लेना है। तो यहाँ पे हमारे केस में क्या था, हमारे केस में एग्री हुआ था सपोज 2 मंथ्स, तो यहाँ पे वो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखेगा, 2 मंथ्स लेटर पोपटलाल विल पे मी ₹50,000
ठीक है, वो ऐसा करके जनरली एक लिख देगा। ये मैं आपको जस्ट एक रफ बता रहा हूँ, इसका फॉर्मेट हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेट कैसे प्रॉपरली बनता है। और यहाँ पे क्या करेगा, जेठालाल अपना पूरा नाम और डिटेल्स अपना लिख देगा, ठीक है, वो यहाँ पे अपना डिटेल्स लिख देगा। और यहाँ पे जनरली ये किसके नाम पे उसने बनाया, तो वो यहाँ पे पोपटलाल के नाम पे, वो पोपटलाल का भी पूरा डिटेल्स, नाम, एड्रेस, सब चीज़ें लिखेगा। और यहाँ पे वो क्या करेगा, जेठालाल अपना साइन कर देगा, जेठालाल अपना साइन कर देगा। और खाली जेठालाल ने ये डॉक्यूमेंट तो बना दिया और उसने साइन कर दिया, तो खाली इतना इनफ है? नहीं, इस पे सामने वाले बंदे का साइन लेना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को सामने वाले से पैसा लेना है, वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए ना। जब भी सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करता है, वो यहाँ पे साइन करता है, तो वो क्या हो जाता है, वो एक जनरली लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है, वो एक जनरली एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी जेठालाल अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, तो अगर जेठालाल बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पोपटलाल का साइन ले लेगा, ठीक है, यहाँ पे पोपटलाल का साइन ले लेगा। और ये एक हो जाएगा मेरा एक प्रूफ कि कल उठ के अगर बाई चांस पोपटलाल पेमेंट देने से इनकार कर देता है, पैसा देने से इनकार कर देता है, तो ये जेठालाल के पास एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ, इसने मुझे बोला था कि 2 महीने बाद मैं तुझे पेमेंट दूंगा। तो इसी को हम लोग जनरली बिजनेस में बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। हम इसका फॉर्मेट आगे चल के और प्रॉपर्ली फॉर्मेट देखेंगे कि बेसिकली फॉर्मेट होता कैसे और जनरली कैसे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने समझ लिया बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। अगर मैं इसका सिंपल मीनिंग बोलूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर मैं इसका टिपिकल मीनिंग बोलूँ तो बेसिकली bill of exchange is a document wherein one person promises to pay a certain sum of money, to another person ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। तो ये मैंने एक जस्ट आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझाया। बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग बट इट्स अ डॉक्यूमेंट वेर इन वन पर्सन प्रोमिसेस टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी टू अनदर पर्सन ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। मतलब क्या होता है, ये सामने वाला बंदा क्या करता है, ये प्रॉमिस करता है, इस डॉक्यूमेंट में साइन करके लिख के देता है कि मैं तुझे सो एंड सो डेट पे इतना इतना पेमेंट दे दूंगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये मैंने आपको जस्ट एक जनरल आपको एक मीनिंग बताया, हम इसका प्रॉपर्ली डेफिनेशन भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझ लिया। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा कौन, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा कौन। ये बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा, अब इस एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हमारा सेलर कौन था, जेठालाल। पैसे किसको लेने थे, जेठालाल को। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा कौन बनाता है, सेलर बनाएगा, क्योंकि पैसे किसको लेने हैं, पैसे लेने हैं सेलर को। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा कौन बनाता है, सेलर बनाता है। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा कौन, सेलर, जिसे हम लोग जनरली बोलते हैं ड्रॉवर। हम लोग क्या बोलते हैं उसे, ड्रॉवर, या तो उसे आप लोग बोल सकते हो क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिसे पैसे लेना है। हमारे केस में कौन बनाएगा, जेठालाल, ठीक है। तो यहां पे हमने समझा कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा, हु विल मेक द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा, ड्रॉवर बनाएगा, जो कि हमारे केस में कौन था, जेठालाल। और किसके नाम पे बनाएगा, वो बनाएगा पोपटलाल के नाम पे, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉवी, जो कि जनरली हमारा बायर है, या तो इसे हम लोग डेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक और कॉन्सेप्ट समझा कि जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, हमेशा सेलर बनाता है, जिसे हम लोग ड्रॉवर बोलते हैं, या तो क्रेडिटर भी बोल सकते हो, और जिसके नाम पे बनाता है उससे हम लोग बोलते हैं ड्रॉई, ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के डेफिनेशन पे कि बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो अभी हम लोग आ जाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के डेफिनेशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल ऑफ एक्सचेंज का यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन दिया है। सबसे पहले डेफिनेशन पे जाने के पहले सबसे पहले सिंपल हम लोग इसका सिंपल मीनिंग समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड पॉइंट में बिल ऑफ एक्सचेंज का एकदम लेमन लैंग्वेज में मतलब समझाया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन राइटिंग ऑर्डर दैट बाइंड्स वन पार्टी टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी ऑन डिमांड और एट अ प्री डिटरमाइंड डेट। तो इसका मतलब क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन रिटन ऑर्डर। रिटन ऑर्डर मतलब क्या है, जैसा कि हमने बोला था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, राइटिंग में होगा।
मतलब आप खाली ओरली बोल दोगे तो नहीं चलेगा, यहाँ पे राइटिंग में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। दैट बाइंड्स वन पर्सन, दैट बाइंड्स वन पार्टी। बाइंड्स मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे बाइंड्स का मतलब क्या होता है? बाइंड्स मतलब ऑब्लिगेशन, मतलब सामने वाले बंदे की जिम्मेदारी है कि वो सामने वाले बंदे को पैसा दे। तो यहाँ पे बाइंड्स का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन, या तो आप जिम्मेदारी समझ सकते हो। तो ये होता है बाइंड्स का मतलब। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या बोला है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन ऑर्डर दैट बाइंड्स वन पार्टी। तो हमारे केस में कौन था? कौन होगा वो पार्टी? जो कि होगा हमारा पोपटलाल, ठीक है। टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी। फिक्स्ड सम ऑफ मनी मतलब क्या होता है? कि जो भी उन दोनों के बीच में एग्री हुआ है, जो भी उन दोनों के बीच में डील हुई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स सम ऑफ मनी। जैसे हमारे केस में क्या हुआ था? 50,000 जो कि हमारा डील अमाउंट था, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स सम ऑफ मनी। टू अनदर पार्टी। अनदर पार्टी कौन होगा हमारे केस में? वो होगा जेठालाल, जिसको हम लोग पैसा देंगे, ठीक है। ऑन डिमांड और एट अ प्री डिटरमाइंड डेट। प्री डिटरमाइंड डेट मतलब जैसे कि हमारे केस में 2 महीना टेन्योर था, तो वो 2 महीना हो गया, ठीक है। तो ये जनरली एक सिंपल मीनिंग होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। बिल ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग बट इट्स एन रिटर्न ऑर्डर दैट बाइंड्स वन पार्टी टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी ऑन अ प्री डिटरमाइंड डेट, ठीक है। तो ये हमने समझा। अभी हम लोग इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जनरली एक डेफिनेशन आपको एक बार देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या बोलता है। जनरली डेफिनेशन कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये एक एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज जनरली कवर होता है, और उसी में बिल ऑफ एक्सचेंज का हमको डेफिनेशन बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको अगर इजी लैंग्वेज में याद करना है तो आप सेकंड वाला मीनिंग याद कर सकते हो। फिर भी हम लोग एक बार ये डेफिनेशन देख लेते हैं जो बेसिकली लॉ में बताया गया है। तो सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या बोलता है? कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay on demand or at a fixed or at a determined future time a certain sum of money only to or the order of certain person or to the bearer of the instrument। काफ़ी बड़ा है, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको याद रखना है कि बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। तो सिंपल आपको समझना है, बेसिकली आपको क्या सारा समझना है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग बट इट्स एन रिटर्न डॉक्यूमेंट, जहाँ पे एक पर्सन प्रॉमिस करता है सामने वाले दूसरे पर्सन को पेमेंट देने के लिए एट अ प्री डिटरमाइंड डेट और एट अ एग्रीड डेट, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी, कितने लोग इन्वॉल्व है, कितने पर्सन इन्वॉल्व है। तो जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था, जो कि हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया था, जहां पे हमने देखा था कि कितने पार्टी इन्वॉल्व है? 2 पार्टी, एक तो जेठालाल और पोपटलाल। तो जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहला पर्सन होता है वो है ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब कौन होता है? ड्रॉवर मतलब वो पर्सन जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। जैसे हमारे केस में कौन था? जेठालाल। हमारे केस में कौन था? ड्रॉवर, जो कि था जेठालाल। या तो आप समझ सकते हो ड्रॉवर मतलब कौन होगा? बेसिकली ये हमारा सेलर होगा, सेलर होगा या क्रेडिटर होगा, जिसको पैसा लेना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। और जनरल बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा कौन बनाएगा? ड्रॉवर बनाएगा। तो ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ही इज अ क्रेडिटर और हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी। तो यहाँ पे ड्रॉवर कौन होता है? जिसको पैसा लेना है, जिसको पैसा लेना है, जिसको पैसा लेना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। सिंपल हमारे एग्जांपल में जो था जेठालाल। दूसरा होगा ड्रॉवी। ड्रॉवी क्या होता है? ड्रॉवी बेसिकली वो पर्सन होता है जिसके नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, या तो जो पर्सन पेमेंट के लिए ऑब्लिगाइज्ड है, ठीक है। तो बेसिकली ड्रॉवी कौन है? इज अ पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन। जैसे हमारे केस में कौन था ड्रॉवी? पोपटलाल, ठीक है। या तो आप बोल सकते हो बायर। तो ड्रॉई कौन होगा? जो वो पर्सन होगा जिसके नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और जिसको पैसा देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बेसिकली ड्रॉई इज अ डेटर और द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल। जनरली क्या होगा? वो बेसिकली क्या करता है? बिल पे साइन करके एक्सेप्ट करता है, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? उसको एक्सेप्टेड द बिल। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पेई। अभी हम लोग ये समझते हैं पेई क्या होता है, तो इससे हम लोग एक उसी एग्जाम्पल को लेके समझते हैं पेई क्या होता है। जैसे हमारे केस में हमने जो एग्जाम्पल लिया था, जो कि था जेठालाल और एक था पोपटलाल, और दूसरा था हमारा पोपटलाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था? जेठालाल ने क्या किया था? मोबाइल बेचा था पोपटलाल को, और पोपटलाल को 50,000 देना था जेठालाल को।
अभी क्या हो गया, जेठालाल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ड्रॉवर हो गया, पोपटलाल हमारा हो गया ड्रॉवी। ठीक है, अब कल उठ के मान के चलिए जेठालाल क्या बोलता है, देख भाई तुझे मुझे कितना देना है, 50,000 रुपये देना है। एक काम कर, यहाँ पे जेठालाल, यहाँ पे पोपटलाल को जेठालाल को कितना देना था, 50,000। तो अज्यूम करते हैं कि कल उठ के सपोज जेठालाल क्या बोलता है कि भाई एक काम कर, तुझे मुझे 50,000 रुपये देना है, एक काम कर ये 50,000 रुपये तू मुझे मत दे, बदले में मेरा एक पार्टी है जो कि है मनीलाल, ये मेरा एक पार्टी है जिसे मुझे भी कुछ पैसे देना है। तो एक काम कर, ये जो पैसे है 50,000 रुपीज़, जो 50,000 रुपये है, ये डायरेक्टली तू क्या कर, मनीलाल को दे और मुझे मत दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मनीलाल को पैसा मिल रहा है, अब जेठालाल को पैसा नहीं मिल रहा है, अब जेठालाल को पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा मिल रहा है मनीलाल को, मतलब पोपटलाल डायरेक्टली पेमेंट देगा मनीलाल को। तो यहाँ पे मनीलाल क्या हो गया, मनीलाल ये हो जाएगा पेई, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेई। पेई मतलब वो पर्सन हु इज रिसीविंग द मनी, मतलब जो पैसा जिसको मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेई, उसको हम लोग बोलते हैं पेई। ठीक है, तो यहाँ पे पेई का मतलब क्या है, इज अ पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड। जैसे हमारे केस में कौन था, मनीलाल। तो यहाँ पे हमने समझा कि तीनों चीज़ें समझा कि कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व है हमारे ट्रांजेक्शन में। पहला था हमारा जेठालाल जो कि था ड्रॉवर, दूसरा था हमारा पोपटलाल जो कि ड्रॉई, और तीसरा है हमारा मनीलाल जो कि था पेई, जिसे पैसा मिल रहा है। तो ये हमने समझा कि पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं। और जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो जनरली क्या होता है, जनरली ड्रॉवर और पेई हमेशा सेम होता है, अनलेस सामने आपको बोला गया है कि पेई अलग कोई पर्सन है जिसे ड्रॉवर ने बोला है कि इसको पैसे देना है, तो उसी केस में क्या होगा, पेई अलग होगा। नहीं तो जनरली क्या होता है, जनरली ड्रॉवर और पेई जनरली दोनों सेम होते हैं। जनरली क्या होता है, ड्रॉवर एंड पेई बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये जनरली आपको याद रखना है, जनरली ये आपको याद रखना है। तो ये हमने एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी देख लिया, पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी हम लोग आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम लोग देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट, कैसे हम लोग जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी एक रफ देख लिया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनता है, जनरली हमने देख लिया था, ये हमने रफ एक देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली होता कैसे। अभी हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकली बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने उसी एग्जांपल को लेके एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, उसी एग्जांपल को जो कि हमारा जेठालाल और पोपटलाल का एग्जांपल है। इसी एग्जांपल को आपको पूरे लेक्चर में याद रखना है, उसी एग्जांपल को लेके सारी चीज़ें समझनी है। तो यहाँ पे हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है। तो देखिए जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी कभी भी बनता है तो ये नॉर्मली एक स्टैम्प पेपर पे बनता है। आप किसी भी नॉर्मल सादे पेपर पे बना दोगे तो ऐसा नहीं है कि सादे पेपर पे आपने बना दिया तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। जनरली हमेशा कभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रॉपरली स्टैम्प लगा के प्रॉपरली एक स्टैम्प पेपर पे बनता है, तभी उसकी लीगल वैल्यू होती है, तभी उसकी क्या होती है, लीगल वैल्यू होती है, तभी वो एनफोर्सेबल होती है, कोर्ट में एनफोर्सेबल होती है। क्योंकि आप खाली सादे कागज़ पे लिख दोगे कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है और सामने वाले बंदा एक्सेप्ट कर देगा तो नहीं, आपको प्रॉपरली उसको स्टैम्प पेपर पे लिखना पड़ेगा, आपको उसको जनरली यहाँ पे एक स्टैम्प पेपर फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा फॉर्मेट है जिसमें सबसे ऊपर लिखा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। जिसमें क्या लिखा जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें प्रॉपरली लिखा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट क्या है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये आपको काफ़ी ध्यान से समझना है क्योंकि जनरली आपको क्वेश्चन में, आपको एग्जाम में 5 मार्क का आपको क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना पड़ता है और सिंपल एकदम इजी होता है और वो 5 मार्क आपको ऐसे मिल जाते हैं, एकदम इजीली मिल जाते हैं। तो ये आपको सिंपल, आपको एकदम अच्छे से ये समझना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनाते हैं। ऊपर हम लोग लिखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर उसके बाद यहाँ पे एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे होता है हमारा स्टैम्प। ये क्या होता है, ये जनरली आपका रेवेन्यू स्टैम्प होता है। ये क्या होता है आपका स्टैम्प, ये क्या है आपका स्टैम्प, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे जनरली एक स्टैम्प, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकल लाइफ में ये जनरली हम लोग स्टैम्प फिक्स करते हैं, रेवेन्यू स्टैम्प होता है ये, ठीक है। और लेकिन आपको जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा बॉक्स बनाना होगा जिसमें आपको स्टैम्प लिख देना होगा, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम में तो स्टैम्प लेके जाके उसको चिपका तो नहीं सकते, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम लोग लिख देते हैं स्टैम्प, इसके जगह पे, इसके रिप्लेसमेंट में।
क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली कैसा होता है, इसके लिए मैंने आपको जानबूझ के यहाँ पे एक रेवेन्यू स्टैम्प यहाँ पे लगा के दिखाया है कि जनरली कैसे होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम होता है हमारा, यहाँ पे जो भी हमारा अमाउंट होता है कि जितना भी मुझे अमाउंट सामने वाले पर्सन से लेना है, सामने वाले पर्सन से जितना भी लेना है वो हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। ये हमारा क्या होता है, अमाउंट। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे राइट साइड के एकदम टॉप कॉर्नर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ड्रॉवर का डिटेल्स रहता है। जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, जो हमारा जो जनरली सेलर होता है, ठीक है, उसकी डिटेल्स होती है। जैसे डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें होगी, सबसे पहला होगा उसका नाम, दूसरा होगा उसका एड्रेस, और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा डेट, कि कौन से दिन पे उसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है। जैसे हमारे केस में जैसे कि हमारे केस में हमारा एग्जांपल में क्या था, जेठालाल था। जेठालाल अपना क्या करेगा, नाम लिखेगा, उसका एड्रेस लिखेगा और कौन से दिन पे उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, 1 अप्रैल 2023, वो यहाँ पे डेट लिख देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वो मिडल में क्या करेगा, मिडल में वो टर्म्स लिखेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज की जो मेन टर्म्स कंटेंट्स होती है वो लिखेगा। और ये आपको प्रॉपर्ली इसको बाय हार्ट कर लेना है, प्रॉपर्ली आपको एकदम याद कर लेना है। ये स्टैंडर्ड जो लाइंस है ये आपको प्रॉपर्ली याद रख लेना है। अब इसमें क्या लिखा होता है, बेसिकली एकदम इजी लैंग्वेज में बता दो आपको क्या होता है। बेसिकली इसमें लिखा कुछ नहीं होता है कि जो भी बेसिकली ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में एग्री हुआ होता है वही बेसिकली एक सिंगल बेसिकली लाइन में लिखा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, 2 months आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹50,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि कितने दिन बाद पैसा लेना है सामने वाले बंदे को, ड्रॉवर को कितने दिन बाद पैसा लेना है, 2 महीने बाद। हमारे केस में क्या लिया था हमने, 2 महीने का एग्जांपल लिया था पोपटलाल और जेठालाल में। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड स्टार्ट होगा 2 months आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए मी और माई ऑर्डर मतलब क्या होगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है, जेठालाल जो कि हमारा ड्रॉवर है, ड्रॉवर ये डॉक्यूमेंट को बनाता है। तो ये ऑब्वियसली पैसा किसको देगा, जो डेटर है वो किसको पैसा देगा, ड्रॉवर को देगा। तो इसका मतलब मी और माई ऑर्डर में क्या होता है, मी और माई ऑर्डर में जेठालाल इंक्लूड होता है। तो मी मतलब वो जेठालाल हो गया, या तो और माई ऑर्डर, या तो हो सकता है कि कल उठ के वो बोले कि किसी और पर्सन को पेमेंट करे, तो वो क्या हो गया, वो उसका ऑर्डर हो गया। फिर उसके बाद कितना उन लोग के बीच में डील हुआ था, 50,000 रुपीज़ का डील हुआ था। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि द सम ऑफ ₹50,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। वैल्यू रिसीव्ड मतलब क्या, सामने वाले बंदे ने मोबाइल परचेस किया था तो उसको क्या होगा, एक वैल्यू मिला, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है। तो ये जनरल स्टैंडर्ड वर्डिंग से आपको प्रॉपर्ली इसको बाय हार्ट कर लेना है। ठीक है। तो ये आपको स्टैंडर्ड वर्डिंग्स याद रखनी है। फिर उसके बाद नीचे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है, यहाँ पे ड्रॉवी का डिटेल्स होता है। ड्रॉवी का डिटेल्स जो बेसिकली हमारा बायर होगा, हमारे केस में कौन था, पोपटलाल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू मिस्टर पोपटलाल, उसका एड्रेस, ठीक है, वो हम लोग मेंशन कर देंगे। और फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में यहाँ पे जो ड्रॉवर होगा जिसने डॉक्यूमेंट बनाया है, हमारे केस में जो जेठालाल था, वो क्या करेगा, यहाँ पे अपना साइन कर देगा। यहाँ पे अपना जो भी उसका साइन है वो यहाँ पे साइन कर देगा। एचडी का मतलब बेसिकली क्या होता है, सिग्नेचर ही होता है। एचडी को हम लोग सिग्नेचर को हम लोग शॉर्ट में एचडी बोल देते हैं। तो यहाँ पे जेठालाल क्या करेगा, अपना साइन कर देगा, क्योंकि उसने वो डॉक्यूमेंट बनाया है तो वो उसको साइन कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, खाली इसने डॉक्यूमेंट बना दिया, खाली उतना इनफ नहीं है। ड्रॉवर को सामने वाले ड्रॉवी से एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है, उससे सामने वाले से एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है। तो वो क्या करेगा, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ड्रॉवी को प्रेजेंट करेगा, वो उसको देगा कि भाई ये हमारे बीच में जो भी डील हुई है ये मैंने पूरा प्रॉपर्ली ड्राफ्ट किया, एक बार तू इसको गो थ्रू कर ले और इसको अपना इस पे अपना साइन करके एक्सेप्ट करके ये मुझे वापस दे दे। ठीक है। तो जनरली ड्रॉई क्या करता है, ड्रॉई क्या करेगा, यहाँ पे बोल्ड वर्ड्स में यहाँ पे लिखेगा एक्सेप्टेड और नीचे अपना सिग्नेचर करेगा। जैसे हमारे केस में पोपटलाल है तो पोपटलाल क्या करेगा, यहाँ पे अपना जो भी उसका साइन है वो साइन करेगा और जिस दिन पे उसने एक्सेप्ट किया है वो वहाँ पे डेट लिख देगा। तो ये क्या होता है, मेरा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो जनरली इस तरीके से हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। सिंपल आपको मैं एकदम समराइज करूँ तो बेसिकली एकदम उसमें कुछ होता नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी फॉर्मेट है। सबसे ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्टैम्प का एक जनरली हम लोग बॉक्स बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है अमाउंट का कॉलम। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे जो भी ड्रॉवर के डिटेल्स होते हैं, ड्रॉवर के डिटेल्स जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डेट लिखना, आपको बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी उनके बीच में जो भी टर्म्स है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज के वर्डिंग्स है, वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ड्रॉवी के डिटेल्स, फिर उसके बाद क्या करेगा, ड्रॉवर यहाँ पे अपना साइन करेगा और लास्ट में ड्रॉई यहाँ पे अपना एक्सेप्टेंस करेगा, एक्सेप्टेड लिख के वो साइन कर देगा। तो इसी तरीके से जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है।
तो यहाँ पे एकदम सिंपल फॉर्मेट है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, एकदम सिंपल आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है कि जनरली कैसे हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली बनता कैसे है प्रैक्टिकल लाइफ में। अभी आप लोग आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है कंटेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कंटेंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये बेसिकली है कुछ नहीं, जो हमने ऊपर देखा है इसी को जनरली बोला जाता है अलग से कंटेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, सबसे पहला ऊपर होता है स्टैम्प, ये हो गया आपका स्टैम्प। फिर होता है दूसरा होता है डेट, यहाँ पे आपका डेट हो गया। फिर उसके बाद टर्म और टेन्योर। टर्म मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो जो टर्म लिखा है 2 महीने बाद का जो डेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म या टेन्योर। फिर उसके बाद हमारा अमाउंट, ये हमारा अमाउंट का कॉलम, अमाउंट का जो फिगर हो गया। फिर उसके बाद पार्टीज, पार्टीज में पार्टीज के डिटेल्स होते हैं, यहाँ पे ड्रॉवर का डिटेल्स होता है और यहाँ पे ड्रॉवी का डिटेल्स होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वैल्यू रिसीव्ड। वैल्यू रिसीव्ड मतलब क्या हो गया, जो भी हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज बन रहा है उसके लिए सामने वाले पार्टी के बीच में कुछ डील हुआ होगा, कुछ ट्रांजैक्शन हुआ होगा, सेलर ने सामने वाले बंदे को कुछ गुड्स बेचा होगा या कुछ भी सर्विसेज दी होगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में हम लोग जो लिखते हैं वैल्यू रिसीव्ड, फॉर वैल्यू रिसीव्ड, कुछ वैल्यू रिसीव्ड हुआ है उसी के बदले में सामने वाला बंदा पैसा दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू रिसीव्ड। और फिर यहाँ पे हमारा लास्ट में होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब क्या होगा, बेसिकली जो भी ड्रॉवी होगा, जो भी ड्रॉवी होगा वो क्या करेगा, वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे अपना साइन करके एक्सेप्टेड लिख देगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि सामने वाले बंदे ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक्सेप्टेंस दिया है और ये मेरा एक बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है, ये मेरा एक बेसिकली क्या हो जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कंटेंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और इसमें एक और चीज़ ध्यान देना, अगर जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर बनाता है तो जब वो जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेगा और बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के बाद वो क्या करता है, ड्रॉवी को एक्सेप्टेंस के लिए देता है। तो जब तक वो ड्रॉवी उस पर साइन नहीं करता, उसको एक्सेप्टेड नहीं करता, तब तक वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट बोलते हैं। जब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन नहीं होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। जब तक वो क्या होता है, ड्रॉवी से साइन नहीं होता तब तक उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये हमने एक्सेप्टेंस का मतलब समझा। एक्सेप्टेंस में भी जनरली 2 किस्म के सिनेरियोज होते हैं। एक्सेप्टेंस में भी जनरली 2 सिनेरियोज होते हैं। सबसे पहला होता है जनरल एक्सेप्टेंस, जनरल एक्सेप्टेंस। दूसरा होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो ये हम लोग समझते हैं बेसिकली ये क्या होता है, ये इसी का एक्सेप्टेंस का 2 सब पार्ट है, एकदम ईजी है। जनरल एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है, जब भी ड्रॉवर ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और उसने ड्रॉवी को प्रेजेंट किया, तो ड्रॉवी ने क्या किया, सिंपल वहां पे उसने क्या किया, उसे एक्सेप्टेड लिख के साइन कर दिया और उसने कुछ वहां पे दूसरा कुछ भी चीजें मेंशन नहीं की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल एक्सेप्टेंस, या तो क्लीन एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं इसे हम लोग जनरली। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। दूसरा टाइप होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है, जब कभी भी ड्रॉवी जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, मतलब वो क्या करता है, कुछ कंडीशन मेंशन कर देता है, कुछ क्या करता है यहाँ पे, कंडीशन मेंशन कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब देखिए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में क्या क्या चीजें आ सकती है। सपोज कीजिए ये ड्रॉवी ने क्या किया था, ड्रॉवी ने बिल ऑफ एक्सचेंज तो एक्सेप्ट तो किया, लेकिन वो क्या बोला कि मैं ये 50,000 के लिए एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आई विल एक्सेप्ट दिस ओनली फॉर 45,000। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेप्टेड के बाजू में लिख देगा 45,000, एक्सेप्टेड फॉर 45,000। तो ये क्या हो गया, ये क्वालिफिकेशन डाल दिया ड्रॉवी ने, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट तो किया बट उसने कुछ क्वालिफिकेशन डाल दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। या तो दूसरा हो सकता है, उसने बोल दिया कि मैं तुझे 2 महीने बाद नहीं, मैं तुझे 3 महीने बाद दूंगा, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, एक्सेप्टेड के बाजू में लिखेगा फॉर 3 मंथ्स, या जो भी उसको टेन्योर उसको जनरली पुटअप करना है वो वहाँ पे लिख देगा। या तो उसको और भी कुछ कंडीशन मेंशन करनी है, या तो उसको अगर सपोज बोलना है कि मैं बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करूंगा लेकिन मैं या तो मैं तुझे पेमेंट सो एंड सो प्लेस पे दूंगा, तो वो भी क्या होगा, वो भी एक टाइप का क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होता है। तो जनरली क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हमने समझा कि बेसिकली अगर ड्रॉवी कुछ एक्सेप्टेंस में कुछ क्वालिफिकेशन या कुछ कंडीशन मेंशन कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो ये हमने देख लिया कंटेंट्स ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर हम लोग आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये बेसिकली प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। देखिए प्रॉमिसरी नोट एकदम सिंपल मैं आपको बताऊँ, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है कि अगर मैं किसी को, सामने वाले बंदे को कुछ प्रॉमिस करता हूँ राइटिंग में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट। एकदम सिंपल मैं आपको समझाऊँ कि कल उठ के सपोज कीजिए कोई एक स्टूडेंट आता है मेरे पास
और वो बोलता है कि सर मुझे अपनी कॉलेज की फ़ीस भरनी है, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तुझे दे दूंगा, बदले में तू मुझे कुछ प्रूफ दे कि तू मुझे वो पैसा वापस देगा। तो वो क्या करता है, वो स्टूडेंट मेरे को क्या बोलता है, सर मैं आपको एक पेपर पे लिख के देता हूँ कि मैं आपको ये 10,000 रुपये 2 महीने बाद वापस दे दूंगा। तो उसने जो पेपर पे मेरे को लिख के दिया, उसने क्या किया, मेरे को एक पेपर पे जो लिख के दिया, उसने क्या किया, एक पेपर पे मुझे लिख के दिया जो भी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉमिसरी नोट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम सिंपल प्रॉमिसरी नोट, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। तो यहाँ पे हम लोग मतलब देख लेते हैं प्रॉमिसरी नोट का होता क्या है। अ प्रॉमिसरी नोट इज अ डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट इन विच वन पार्टी प्रॉमिसेस इन राइटिंग टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी टू अदर पर्सन ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। तो ये बेसिकली प्रॉमिसरी नोट होता है। तो अगर मैं उसी एग्जाम्पल को मैं लूँ जो हमारा जेठालाल और पोपटलाल वाला एग्जाम्पल है, तो एक बार मैं वो एग्जाम्पल वापस से आपको एक बार ले लेता हूँ। अगर उसी एग्जाम्पल में अगर मैं उसी एग्जाम्पल को कंसिडर करूँ, तो हमारा जो ये एग्जाम्पल था जेठालाल और पोपटलाल वाला, तो मान के चलिए हमारा जो एग्जाम्पल था, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जे मतलब जेठालाल और पी मतलब पोपटलाल। तो यहाँ पे जो वही एग्जाम्पल को हम लोग रिपीट करते हैं जो इन दोनों के बीच में डील हुई थी कि जेठालाल क्या करेगा, सामने वाले बंदे को मोबाइल देगा, ठीक है, और पोपटलाल सामने वाले बंदे को 50,000 रुपीज़ 2 मंथ्स लेटर उसको 2 महीने बाद देगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अगर जेठालाल सामने से वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे वो प्रॉपर्ली लिखेगा कि पोपटलाल मुझे 2 महीने बाद सो एंड सो अमाउंट देगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, इसमें दूसरा ऑप्शन क्या होता है, पोपटलाल क्या बोलता है कि भाई एक काम कर, तू कोई डॉक्यूमेंट मत बना, मैं तेरे को बदले में राइटिंग में एक प्रॉमिसरी नोट दे देता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं लिख के दे दूंगा कि मैं तुझे 2 महीने बाद 2 मंथ्स लेटर आई विल पे यू, जो भी 50,000 उन लोगों का डील हुआ था, और यहाँ पे पोपटलाल अपना साइन कर देता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक प्रॉमिसरी नोट। तो ये भी कल उठ के लीगल एविडेंस होता है, लीगल प्रूफ हो जाता है, जिसके मदद से सामने वाला बंदा अपना पैसा क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो अगर सामने वाला बंदा को बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाना है तो वो क्या बोलेगा, एक काम कर, जो मेरा केस में बायर है वो क्या करेगा, बायर से एक प्रॉमिसरी नोट ले लेगा, क्या ले लेगा, प्रॉमिसरी नोट ले लेगा। तो यहाँ पे बेसिकली एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस है प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में। वो हम लोग समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है। जनरली क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा ये कौन बनाता है, ड्रॉवर बनाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा कौन बनाता है, ड्रॉवर बनाता है। और प्रॉमिसरी नोट जो होता है, और जो प्रॉमिसरी नोट होता है वो हमारा कौन बनाता है, ड्रॉवी बनाता है। तो इसी को हम लोग समझते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। तो ये हम लोग समझते हैं डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में। अब देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज है और एक तरफ है मेरा प्रॉमिसरी नोट। बात करते हैं ड्रॉन बाय, कि बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन बनाता है, क्रेडिटर बनाता है, और दूसरी तरफ प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है, डेटर बनाता है। तो हमारे केस में क्रेडिटर कौन था, जेठालाल, और दूसरा डेटर कौन था हमारे केस में, पोपटलाल, ठीक है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है, ड्रॉवी बनाएगा जो कि बेसिकली मेरा बायर होगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज मेरा कौन बनाएगा, ये मेरा सेलर बनाएगा जो क्रेडिटर होता है या ड्रॉवी होता है, ठीक है, या तो सेलर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ड्रॉवी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंस होता है एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में जनरली क्या होता है, ड्रॉवी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ड्रॉवी को उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करके एक्सेप्टेड करके लिख के देना पड़ता है। जबकि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट में सामने वाला बंदा खुद लिख के प्रॉमिस करके दे रहा है कि मैं तुझे सो एंड सो डेट पे सो एंड सो अमाउंट दे दूंगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें ऑलरेडी सामने वाले बंदे का एक्सेप्टेंस आ गया। तो यहाँ पे अलग से कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सामने वाला खुद बंदा लिख के दे रहा है कि मैं तुझे सो एंड सो अमाउंट सो एंड सो डेट पे दे दूंगा। तो प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द ड्रॉवी, बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्राफ्टेड बाय ड्रॉवर, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारा नेक्स्ट डिफरेंस जो कि है पार्टीज। जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होते हैं, सबसे पहला ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। और कभी कभी क्या होता है, ड्रॉवर और पेई जनरली सेम होते हैं, कभी कभी, जनरली हमेशा नहीं होंगे, कभी कभी सेम होते हैं।
फिर उसके बाद हमारा प्रॉमिसरी नोट में जनरली दो पार्टीज होते हैं, एक होता है प्रॉमिसर और दूसरा होता है प्रॉमिसी। तो ये बेसिकली मेजर डिफरेंसेस होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में, एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस है, ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों में। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मेट। अभी हम लोग देख लेते हैं प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट। सिमिलर टू योर बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, खाली इसमें एक दो एलिमेंट्स नहीं होते हैं। अब देखिए, ये बेसिकली ये जो आपका प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट है सिमिलर टू योर बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, जिसमें सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं प्रॉमिसरी नोट। जैसा बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोग लिखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में हम लोग लिखेंगे प्रॉमिसरी नोट। और यहाँ पे मेरा आएगा स्टैम्प, ये जो बेसिकली मेरा स्टैम्प होता है, ये जनरली आपका स्टैम्प आ जाता है। और यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाता है, जो भी आपका अमाउंट होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मेरा टॉप राइट में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरा ड्रॉवी के डिटेल्स होते हैं, ड्रॉवी के डिटेल्स होते हैं, जिसे हम लोग प्रॉमिसर भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस कौन कर रहा है, यहाँ पे हमारे केस में जो एग्जांपल था पोपटलाल, तो यहाँ पे हमारे केस में कौन था, पोपटलाल था। पोपटलाल क्या कर रहा है, सामने वाले बंदा जो जेठालाल है उसको क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। तो यहाँ पे ऊपर जो हमारा डिटेल्स आएगा वो आएगा ड्रॉवी का, जो प्रॉमिसर होगा। और उसके बाद यहाँ पे मेरा जनरल जो लाइंस होगा प्रॉमिसरी नोट का, सेम आपके बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे ही होगा, सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ का फर्क होगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पे सेम स्टार्टिंग जैसा हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखते हैं, 2 months आफ्टर द डेट आई प्रॉमिस टू पे। यहाँ पे क्या बोला है, आई प्रॉमिस टू पे जेठालाल और हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹50,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है, प्रॉमिसर बना रहा है, ड्रॉवी बना रहा है। हमारे केस में जो पोपटलाल था, तो वो क्या करेगा, वो लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे। किसको पे प्रॉमिस कर रहा है, वो जेठालाल, जो कि हमारा ड्रॉवर है, जिसको हम लोग प्रॉमिसी भी बोलते हैं, ठीक है। और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़, जो भी उन लोग के बीच में जो भी अमाउंट एग्री हुआ है, वो लिखने के बाद वो यहाँ पे सेम लाइंस डाल देगा। और यहाँ पे 2 में वो क्या करेगा, यहाँ पे 2 में वो जिस बंदे के नाम पे वो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है वो यहाँ पे लिख देगा। जैसे हमारे केस में कौन था, जेठालाल, जो कि हमारा ड्रॉवर था, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, पोपटलाल अपना जो भी साइन है वो साइन कर देगा, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल आपके बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे ही है, खाली यहाँ पे क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट कौन बनाता है, प्रॉमिसर बनाता है, जिसको पैसे देना है, ठीक है। और वहाँ पे कौन बनाता था बिल ऑफ एक्सचेंज में, जिसको पैसे लेना है। बस इतना सा फर्क है आपके प्रॉमिसरी नोट में। और यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला बंदा खुद साइन करके दे रहा है, तो वो खुद ही उसका एक एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो ये हमने देख लिया प्रॉमिसरी नोट का मतलब। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली कितने टाइप के होते हैं, जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल क्या होता है, ट्रेड बिल बेसिकली क्या होता है, जब कभी भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं बिकॉज ऑफ सम ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, जहाँ पे गुड्स का कोई भी मूवमेंट है, जहाँ पे गुड्स का कोई भी ट्रांजेक्शन या गुड्स का कोई भी डील हो रहा है, तो उस केस में जो भी हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड बिल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल। ट्रेड बिल मतलब सिंपल, अगर सपोज एक सेलर है और एक बायर है, ठीक है। सेलर ने कुछ गुड्स बेचा बायर को, ठीक है, बदले में बायर क्या करेगा, उसको पैसे देगा, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा, क्रेडिट पे देगा, मतलब फ्यूचर डेट पे देगा। वो क्या करेगा, फ्यूचर डेट पे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गुड्स का मूवमेंट है, यहाँ पे क्या हुआ है, गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड ट्रांजैक्शन। जहाँ पे फिजिकली कोई गुड्स में किसी को बेच रहा हो, उसको मैं क्या बोलता हूँ, ट्रेड ट्रांजैक्शन। तो उस ट्रांजैक्शन में जो भी हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड बिल। जैसा हमारा एग्जांपल में जो हमने लिया था वो भी एक ट्रेड बिल ही था, जहाँ पे जेठालाल ने मोबाइल बेचा था पोपटलाल को। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है इनलैंड बिल। इनलैंड बिल क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जब कभी भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज 2 पार्टी के बीच में बनता है और दोनों पार्टी सेम कंट्री में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनलैंड बिल। जैसे हमारे केस में क्या हुआ था, दोनों पार्टी इंडिया के ही थे, क्या थे, सेम कंट्री के थे, मतलब जैसे सेम कंट्री। हमारे केस में क्या था, दोनों पार्टी इंडिया के थे, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इनलैंड बिल। दूसरा होता है जैसा फॉरेन बिल, जैसा नाम में ही लिखा है फॉरेन बिल। तो फॉरेन बिल बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे एक पर्सन दूसरे कंट्री का है और दूसरा पर्सन दूसरे कंट्री का है। सपोज कीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया इंडिया में, जबकि जो सामने वाला ड्रॉवी था वो था सपोज कीजिए वो यूएसए से था,
ठीक है, वो अमेरिका से था। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल मेरा बन रहा है इंडिया में, लेकिन जो सामने वाला ड्रॉई है, जो पार्टी है मेरा, जिससे मेरे को पैसे लेना है, वो क्या है, दूसरे कंट्री में है। इसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फॉरेन बिल्स। तो फॉरेन बिल्स क्या होता है, बेसिकली बिल ड्रॉन इन वन कंट्री एंड पेबल इन अनदर कंट्री। मतलब बिल तो एक कंट्री में बन रहा है, लेकिन उसका पेमेंट दूसरे कंट्री में होगा, ठीक है। तो उसी को हमें क्या बोलते हैं, फॉरेन बिल्स। फिर उसके बाद एक लास्ट में कॉन्सेप्ट है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये बेसिकली वो बिल होता है जहाँ पे बेसिकली कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, कोई ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, कोई बेसिकली सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ म्यूचुअल हेल्प। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बिल। तो फॉर अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ तो अकोमोडेशन बिल का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया, जिसमें सपोज कीजिए कल उठ के कोई स्टूडेंट मेरे को आके बोलता है कि सर मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको 1 महीने बाद वो पैसा लौटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कोई फिजिकली गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ, ना फिजिकली कोई सर्विस हुआ, ना कोई बिजनेस एक्टिविटी हुई, बट यहाँ पे क्या हुआ, खाली मैंने सामने वाले बंदे को पैसा दिया और सामने वाला बंदा मेरे को उसने बोला कि मैं आपको फ्यूचर डेट पे दे दूंगा पैसा। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअल फाइनेंशियल हेल्प। मैंने किसी को फाइनेंशियल हेल्प किया और उसके सपोर्टिंग में मैंने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, तो उसी को मैं क्या बोलता हूँ, अकोमोडेशन बिल, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि है ड्यू डेट। अभी हम लोग समझते हैं कि बेसिकली ड्यू डेट क्या होता है। देखिए सिंपल एकदम लैंग्वेज में समझाओ तो ड्यू डेट क्या होता है, ड्यू डेट क्या होता है, ड्यू डेट मतलब वो दिन जिस दिन पे मुझे सामने वाले बंदे को पैसा देना है, वो दिन जिस दिन मेरा जो ड्रॉई है वो ड्रॉवर को पैसा देगा, को क्या करेगा, पैसा देगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको पैसा देगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब बेसिकली द डेट ऑन विच द ड्रॉवी और पेई इज लायबल टू पे द सम ऑफ मनी टू द ड्रॉवर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू डेट। अब देखिए जनरली ड्यू डेट 2 किस्म की होती है, 2 टाइप की होती है। सबसे पहला होता है नॉमिनल ड्यू डेट और दूसरा होता है लीगल ड्यू डेट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है। एक बार हम लोग फिर से उसी एग्जांपल में आ जाते हैं, हमारा वही एग्जांपल मोस्ट फेमस जेठालाल और पोपटलाल वाला, ठीक है। तो ये एग्जांपल में क्या हुआ था, 1 अप्रैल को दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुई और सामने वाले बंदे ने, जो पोपटलाल था, उसने क्या बोला था, मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दूंगा, जो था 1 जून 2023। तो यहाँ पे 1 जून क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा ड्यू डेट। इसको मैं क्या बोलता हूँ, ड्यू डेट। इसको मैं क्या बोलूँगा, ड्यू डेट। और ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल मतलब एकदम जनरल डेट। जैसे सिंपल मोटा मोटी मैंने आपको बोला, आज के दिन पे मैंने बोला 2 महीने बाद आपको पैसे दूंगा, तो आज से 2 महीना जब कैलकुलेट करेंगे, वो जो भी दिन आएगा उसको मैं बोलता हूँ नॉमिनल ड्यू डेट। तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है, नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है, एक बार उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। नॉमिनल डेट इज अ बेसिकली डेट विदाउट एडिंग अ ग्रेस डेज। अब बेसिकली ये ग्रेस डेज क्या होता है, देखिए जो भी ड्यू डेट होता है, जैसे हमारे केस में हमारा ड्यू डेट क्या था, 1 जून 2023, ठीक है। 1 जून मेरा ये डेट था जिस दिन पे हमारा पोपटलाल को, जेठालाल को पैसा देना था। अब जनरली क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट क्या होता है, जनरली ये जो भी दिन पे पैसा सामने वाले बंदे को देना है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें एक ग्रेस पीरियड देती है। ग्रेस पीरियड मतलब एक्स्ट्रा डेज देती है, एक 3 दिन का एक्स्ट्रा पीरियड देती है, एक्स्ट्रा डेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेस पीरियड, ग्रेस डेज, ठीक है। तो वो 3 दिन एक्स्ट्रा देने के बाद जो भी मेरा डेट आता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ लीगल ड्यू डेट। उसको मैं बोलता हूँ लीगल। जैसे 1 जून को मेरा ड्यू डेट था, तो उससे 3 दिन में और ऐड करूंगा तो हो जाएगा 4 जून 2023। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा लीगल ड्यू डेट, ठीक है। इसको हम लोग एग्जांपल में और डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। ये मेरा होगा नॉमिनल डेट, सेम ऊपर वाले एग्जांपल का मैंने डेट ले लिया, ठीक है। तो लीगल ड्यू डेट क्या होता है, इज अ डेट अराइव्ड आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस टू द नॉमिनल ड्यू डेट। तो ये बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट एक रिलैक्सेशन के लिए क्या करती है, 3 दिन का एक एक्स्ट्रा डेज देती है, 3 दिन का एक एक्स्ट्रा पीरियड देती है
ड्रॉवी को पेमेंट करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेस डेज। और वो जो 3 दिन का जो एक्स्ट्रा दिन है वो आप नॉमिनल डेट को ऐड कर दोगे तो वो आपका बन जाता है लीगल ड्यू डेट। ठीक है, तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और हम लोग समझते हैं कि कैसे जनरली हम लोग ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैलकुलेट ऑफ ड्यू डेट। अब देखिए ड्यू डेट में भी जनरली 2 सिनेरियोज होंगे। सबसे पहला होगा एक आफ्टर डेट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 1, जहाँ पे क्या दिया है, बिल डेटेड 12 जून 2022 इज पेएबल 2 मंथ्स आफ्टर द डेट, कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक बिल हमने बनाया है 12 जून को, ठीक है, जिसका पेमेंट 2 महीने बाद मिलने वाला है। तो उसका हमको क्या करना है, ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। सिंपल, आपको एकदम सिंपल कैसे कैलकुलेट करना होता है। और जब मैं बोलूँ ड्यू डेट, तो ड्यू डेट में मेरा दोनों आता है, नॉमिनल डेट भी आता है और दूसरा होता है लीगल ड्यू डेट। ठीक है, ये दोनों हमको कैलकुलेट करने होते हैं। सिंपल आपको ये एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ कि जनरली हम लोग ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए मेरा डेट ऑफ बिल क्या है, सबसे पहले आपको लिखना होता है यहाँ पे डेट ऑफ बिल। ठीक है, ये आपका 12 जून है, जून मतलब 6वां महीना 2022। और ये मेरा ऊपर मैं लिख दूंगा, ये क्या है, डे है, ये मंथ है और ये ईयर है मेरा। ठीक है, अब क्या बोला है, 2 महीने बाद, 2 मंथ्स आफ्टर द डेट, 2 मंथ्स आफ्टर द डेट मतलब जिस दिन पे वो बना है उससे 2 महीना। तो ये टेन्योर क्या होगा, 2 मंथ्स मेरा टेन्योर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेज में कुछ नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 2 मंथ्स में 2 लिख दूंगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद मैं ये जो डेट कैलकुलेट करूँगा ये होगा मेरा नॉमिनल ड्यू डेट, ये होगा 12, ये हो जाएगा 8 2022। अब सेकंड होगा मेरा ग्रेस डेज। नॉमिनल डेट तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड होगा मेरा लीगल ड्यू डेट। कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 3 दिन ग्रेस पीरियड जो कि एक्स्ट्रा डेज ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ग्रेस डेज ऐड करूँगा, 3 दिन, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा मेरा। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरा लीगल ड्यू डेट जो कि होगा मेरा 15 अगस्त 2022। अब मेरा लीगल ड्यू डेट क्या आ रहा है, लीगल ड्यू डेट मेरा आ रहा है, अभी यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लीगल ड्यू डेट क्या है मेरा, 15 अगस्त, क्योंकि 8वां महीना है, 8वां महीना मेरा होता है अगस्त 2022। अब बताइए मुझे यहाँ पे क्या होगा, 15 अगस्त, क्योंकि ये मेरा क्या है, यहाँ पे ये मेरा पब्लिक हॉलीडे है। ये क्या है मेरा पब्लिक हॉलीडे, क्योंकि 15 अगस्त है। 15 अगस्त को आपको पता है कि 15 अगस्त इज़ माई पब्लिक हॉलीडे। 15 अगस्त और जो कि 26 जनवरी, ये 2 दिन मेरे जो कि है पब्लिक हॉलीडेज। तो जब कभी भी मेरा अगर लीगल ड्यू डेट, जब कभी भी मेरा लीगल ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पे आता है तो उस केस में क्या करूँगा, मैं उस केस में प्रीवियस डे को कंसिडर करूँगा। मेरा वो ड्यू डेट हो जाएगा, ये 15 अगस्त नहीं होगा, मेरा 1 दिन पीछे हो जाएगा, क्योंकि वो दिन तो मेरा पब्लिक हॉलीडे है। तो वो दिन को तो मैं ड्यू डेट, उस दिन को सामने वाले से पैसा नहीं मांग सकता हूँ, क्योंकि इट्स अ बेसिकली नेशनल हॉलीडे फॉर अस। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा लीगल ड्यू डेट विल बी अ डे प्रायर टू दैट माई पब्लिक हॉलीडे। लीगल ड्यू डेट विल बी माई 14 अगस्त 2022, दैट इज 14/8/2022। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा लीगल ड्यू डेट। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जो भी आपका टेन्योर है वो ऐड करना है, उसके बाद आपको नॉमिनल डेट आएगा, उसमें 3 दिन और ऐड कर देना, वो आपका हो जाएगा लीगल डेट। और अगर कभी भी आपका लीगल डेट अगर कोई पब्लिक हॉलीडे पे आ रहा है तो आपको 1 दिन पीछे, आपको पीछे का दिन पकड़ना है, वो आपका हो जाएगा लीगल डेट। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम आपका ऊपर वाला ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हुआ, क्या फ़र्क हुआ है, यहाँ पे हमारा ड्यू डेट हमारा मंथ्स में था, इसके लिए हमने मंथ्स में कैलकुलेट किया था, और यहाँ पे हमारा जो टेन्योर था वो डेज में है। ठीक है, तो सेम आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। तो इस केस में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर जब कभी भी आपको डेज में बोला गया है, आपका जो टेन्योर है, जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का जो पीरियड है वो डेज में बोला गया है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको यहाँ पे कुछ कॉलम्स बनाने होंगे। सबसे पहला होगा यहाँ पे मंथ का कॉलम बनाना होगा, उसके बाद उस महीने में कितने दिन होते हैं वो एक कॉलम बनाना पड़ेगा, और लास्ट में कॉलम होगा मेरा अनएक्सपायर्ड डेज।
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक एडिशनल कॉलम बनाते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, हम लोग एक एडिशनल कॉलम बनाते हैं क्यूमुलेटिव डेज, ये जस्ट कैलकुलेट करने के लिए कि मेरा 90 दिन कब पूरा हो रहा है। अब देखिए अब क्या करना है, इसमें सब जितने भी आपके मंथ्स है, जून मंथ में आपका बिल बना है तो सबसे पहला मंथ क्या होगा आपका जून। अब मुझे बताओ जून में कितने दिन होते हैं, यहाँ पे डेज में क्या होता है, डेज में टोटल आपके उस महीने में कितने टोटल डेज होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो जैसे जून में कितने डेज होते हैं 30 दिन। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है मेरा अनएक्सपायर्ड डेज। अनएक्सपायर्ड डेज मतलब क्या होता है, ये बेसिकली वो पीरियड है जो अभी भी पेंडिंग है, जो अभी भी मेरा उतना पीरियड बचा हुआ है उस महीने में। तो जैसे मेरा 12 जून को मेरा बिल बना था तो मतलब जून महीने में मेरा 12 दिन तो ऑलरेडी चला गया, तो मेरे पास अभी भी दिन कितने बचे 18 दिन। तो जून में मेरे कितने दिन बच रहे हैं 18 दिन, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्यूमुलेटिव में मैं आपको बताता हूँ क्यूमुलेटिव कैसे कैलकुलेट करना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे दूसरा मंथ लिखना है जुलाई और अगस्त और यहाँ पे लास्ट में सितंबर। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी मंथ्स के डेज को टोटल लिख लेना है। जुलाई में मेरे हैं 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30। तो ये मैंने क्या किया, उस मंथ में टोटल कितने डेज है वो सारी चीज़ें लिख लिया। अब दूसरा होता है अनएक्सपायर्ड डेज। देखिए जून मंथ में तो मेरा 18 दिन बचा था, अब जुलाई में तो पूरा ही मेरा 31 डेज है, तो जुलाई में मैं क्या करूँगा यहाँ पे टोटल पूरे 31 लिखूँगा। और मेरा क्यूमुलेटिव में क्या होता है, यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव क्यों करना होता है, ताकि आपको देखना है कि अब मेरा 90 दिन कब पूरा हो रहा है। यहाँ पे मेरा 18 दिन तो जून का हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँगा। क्यूमुलेटिव में मेरा नेक्स्ट क्यूमुलेटिव में क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों का टोटल मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो इन दोनों का टोटल मेरा कितना हो रहा है 9 और ये 49 हो गया, मतलब 49 डेज। अगर मेरे जून 31 को मेरा 49 डेज कंप्लीट हो रहा था, जबकि मेरा बिल का टेन्योर क्या था 90 दिन, मतलब मेरे को और अभी आगे जाना है। तो मेरे को यहाँ पे जुलाई के भी 31 दिन लेने हैं। तो अगर जुलाई का भी 31 दिन मैं इसमें ऐड करूँगा, मैं क्या करूँगा, ये 49 को इससे ऐड करके यहाँ पे इसका टोटल लिखूँगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ क्यूमुलेटिव डेज। तो 49 + 31 ये हो जाएगा मेरा 80 डेज, ठीक है। ये हो गया मेरा 80 डेज। अभी मेरा क्यूमुलेटिव मेरे को टोटल कितना टारगेट करना है 90 दिन। मेरा क्यूमुलेटिव मेरे को कितना करना है 90 दिन। तो यहाँ पे जो भी दिन पे मेरा 90 होगा, जो भी दिन पे मेरा यहाँ पे टोटल 90 होगा, वो डेट मेरा बेसिकली हो जाएगा ड्यू डेट। यहाँ पे मुझे 90 करने के लिए कितना डिफरेंस चाहिए, मुझे 10 का डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे मेरा अनएक्सपायर्ड में कितना आएगा 10, मतलब ये इन दोनों का बैलेंस, इन दोनों का क्या है बैलेंस। ये क्या हो गया मेरा दिस विल बी माई ड्यू डेट, जो कि है मेरा जो फॉल हो रहा है मेरा 10 सितंबर 2022। तो 10 सितंबर 2022 को मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा हो रहा है नॉमिनल ड्यू डेट। तो 10 सितंबर को क्या हो रहा है, 10 सितंबर को मेरा 90 दिन पूरा हो रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा नॉमिनल डेट। अब इसमें मैं 3 दिन और ऐड कर दूंगा ग्रेस डेज के, जो कि हो जाएगा 13 सितंबर 2022। ये हो जाएगा मेरा लीगल ड्यू डेट, ठीक है। तो सिंपल आपको ये यहाँ पे टेबल बना के कैलकुलेट करना है कि कितने दिन मेरे अभी भी बच रहे हैं, उस हिसाब से आपको ये क्यूमुलेटिव डेज का कैलकुलेशन करना है और देखना है कि जो भी दिन पे मेरा वो टोटल मैच हो रहा है उस 90 डेज से, जो भी टोटल टेन्योर से मैच हो रहा है वो मेरा हो जाएगा नॉमिनल डेट। तो यहाँ पे हमने समझा कि अगर आपको क्वेश्चन में ड्यू डेट बोला गया होगा और आपको टेन्योर डेज में दिया गया, तो उस केस में हम लोग जनरली कैसे ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने देखा जनरली ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें जनरली ड्यू डेट में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो कि होता है आफ्टर साइट, जस्ट मैं आपको एक बता देता हूँ बेसिकली होता क्या है, ठीक है। आफ्टर साइट क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो हमने ड्यू डेट देखा था जो कि था आफ्टर डेट, मतलब जिस दिन बिल बना है उस दिन से हम लोग जनरली टेन्योर जो भी होता है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर कल उठ के अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया होता कि आफ्टर साइट, ये जो आफ्टर द डेट के जगह पे बोला गया होगा आफ्टर क्या है साइट, ठीक है। और यहाँ पे जनरली आपको एक और चीज़ दिया गया होगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। सपोज कीजिए डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बोला गया क्वेश्चन में, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 20 जून 2022, ठीक है। तो यहाँ पे बिल बना था 12 जून को, लेकिन ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया 20 जून को। तो मेरा जो ड्यू डेट जो मैं कैलकुलेट करूँगा वो करूँगा 20 जून से, बिकॉज ये बिल क्या है मेरा
आफ्टर साइट का बिल है, मतलब जिस दिन ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया उस दिन से मैं ड्यू डेट कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे जब ड्यू डेट कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे 12 तारीख के जगह पे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 20 तारीख कर दूंगा, क्योंकि जिस दिन से मेरा बिल एक्सेप्ट हुआ है उस दिन से मेरा जो भी टेन्योर है वो काउंट होगा। तो यहाँ पे 12 के जगह पे क्या होगा, 20 होगा। अगर आफ्टर साइट क्वेश्चन में बोला गया है, अगर आफ्टर द डेट बोला गया है तो आपको जनरल नॉर्मल कैलकुलेशन ही करना है। अगर आफ्टर साइट बोला है तो उस केस में आपको जिस दिन पे बिल वो एक्सेप्टेड हुआ है उस दिन से आपको वो कैलकुलेट करना है। तो ये हमने जनरली देख लिया कि बेसिकली ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है हॉनरिंग एंड डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है हॉनरिंग एंड डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये हम लोग समझते हैं ऑनरिंग एंड डिसऑनरिंग का मतलब क्या होता है। देखिए ऑनरिंग का पहले मतलब समझते हैं, ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, बेसिकली ऑनरिंग का मतलब क्या होता है, जो भी मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट है, जिस दिन पे भी ड्रॉवर को पेमेंट देना था उस दिन पे ड्रॉवी क्या करता है, सामने वाले ड्रॉवर को पैसा दे देता है, मतलब सामने वाले को पैसा दे देता है, पेमेंट दे देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनरिंग। ऑनरिंग क्या होता है, ऑनरिंग का मतलब होता है ड्रॉवी और द एक्सेप्टर पेज द बिल ऑन ड्यू डेट। जैसा हमारे केस में जो हमारा एग्जाम्पल था जेठालाल और पोपटलाल वाला, जिसमें जो डेट था मेरा 1 जून 2023। तो अगर 1 जून 2023 को सपोज पोपटलाल क्या करता है, पोपटलाल क्या करता है, जेठालाल को पेमेंट दे देता है। पेमेंट क्या करता है, दे देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब सामने वाले को पैसा मिल चुका है और सामने वाले को पेमेंट हो चुका है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जब भी ड्रॉवी सामने वाले ड्रॉवर को पैसा नहीं देता है ड्यू डेट पे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिसऑनरिंग का मतलब क्या होता है, डिसऑनरिंग मतलब ड्रॉवी और द एक्सेप्टर डज नॉट पे द मनी ऑन द ड्यू डेट। मतलब सामने वाला क्या होता है, सामने वाला ड्यू डेट पे पैसा नहीं देता है, जैसे इस केस में हमने जो लिया था, सपोज जो पोपटलाल ने जेठालाल को पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं दिया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है वो हो गया डिसऑनर सिंपल मतलब जब भी पैसा मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑनर, और डिसऑनर मतलब जब भी सामने वाला बंदा पेमेंट नहीं करता तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसऑनर। तो ये भी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ऑनर एंड डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब भी हमने समझ लिया। तो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसमें एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर की है पूरे लेक्चर में। एक बार मैं फटाफट आपको समराइज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने, आप देख सकते हो, जो भी हमने 8 टॉपिक्स यहाँ पे लिए थे, ये सारे 8 के 8 टॉपिक्स हमने कवर किए, जहाँ पे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के मतलब से लेके उसके ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और ऑनर डिसऑनर का भी मतलब है हमने लास्ट में समझा। तो होप सो आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हम आने वाले लेक्चर में उससे रिलेटेड वीडियोस बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।